खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। संपत्ति के बंटवारे में रिश्तों को भुलाया और 8 हुए गंभीर घायल। तिजारा और बड़ौदा मेऊ में सामने आई घटनाएं। नियमों का मखौल उड़ाकर चल रहे पीजी और हॉस्टल बने सिरदर्द। संजय नगर और नयाबाद सहित कई इलाकों में बिगाड़ा माहौल। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की बदइंतजामी से मरीज हुए बेहाल। रोजाना कतार में लगने पर भी नहीं आ रहा नंबर। और साइबर फ्रॉड के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का किया खुलासा। अलवर साइबर पुलिस ने शातिर को दबोचा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। संपत्ति और जमीन को लेकर आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बंटवारे के झगड़े में 2 अलग अलग स्थानों पर कुल 8 लोग घायल हो गए। तिजारा कस्बे में बंटवारे में मिली 2 बीघा जमीन पर तारबंदी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि अपनी जमीन पर तारबंदी कर रहे परिवार पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। उधर पीड़ित सुनील सैनी ने बताया कि बंटवारे में दोनों भाइयों के हिस्से में 2-2 बीघा जमीन आई थी। सुनील के अनुसार उन्होंने कुछ दिन पहले खेत के चारों तरफ खंभे गड़वाए थे और शुक्रवार को तारबंदी का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान उनके भाई के परिवार के लोगों ने मौके पर पहुंचकर विवाद शुरू कर दिया। लाठी डंडों से हमले में सुनील की मां सुनीता, मीतो, पूजा और पायल सहित 4 माह की बालिका घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल एक महिला की हालत बिगड़ने पर उसे तिजारा से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की। सर, एक तारबंदी का मामला था जो कि 4 बीघा जमीन है जो दोनों भाइयों के 2-2 बीघा हिस्से में आ रही है। तो सुबह तारबंदी कर रहे थे, उसके ऊपर हमला किया था। सुबह पहले मेरे ऊपर, मम्मी पापा घर चले गए थे। मम्मी मेरे साथ थी, पापा घर चले गए थे। जब उन्होंने उसका पापा ने हमला किया। कौन कौन ने हमला किया, नाम बताओ। एक ताराचंद, मनोज और संतोष, उसकी मम्मी। अच्छा, क्या लेकर आए थे ये लोग? ये लकड़ी लेके आए थे। घर में घुस गए? नहीं, सुबह की बात है, 8 बजे की। उसके बाद शाम को इन्होंने दारू पी के और गुंडे बुला के इन्होंने घर वालों पर हमला किया। मैं FIR दर्ज कराने गया था थाने में। पुलिस का कोई एक्टिविटी नहीं है। एक बार आई थी पुलिस। कौन सा गांव है अपना? तिजारा सर जी। और वहीं बड़ौदा मेऊ थाना क्षेत्र में पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ गया है। इसके बाद 2 भाइयों ने मिलकर अपने एक अन्य भाई के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायल पक्ष के लोग अपने पर बैठे हुए थे। आरोप है कि इसी दौरान परिवार के कुछ लोग लाठी, लोहे की रोड और फरसिया लेकर घर में घुस आए और हमला कर दिया। देवी, सोनू नागर और नानक नागर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बड़ौदा मेऊ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल पक्ष का आरोप है कि पिता की संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वहीं 2 भाई मिलकर तीसरे भाई की जमीन और हिस्से को हड़पना चाहते हैं। गत 20 मई को भी इन्होंने घर का ताला तोड़कर तोड़फोड़ की थी और इसका मुकदमा बड़ौदा मेऊ थाने में दर्ज कराया गया था। अगले दिन पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम घर पे बैठे थे, हमारे पीछे से हमला किया गया। सुशील कुमार नागर, मोनू नागर, निखिल नागर और मुन्ना राम नागर, टीकम नागर और माला नागर ने। किस बात को लेके किया है? हम बैठे थे, उन्होंने हमारे 20 तारीख को हमारे घर का लॉक तोड़ा है और हमें धमकी दी थी मारने की। उसके बाद हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई बड़ौदा मेऊ थाने में। क्या विवाद है? विवाद कुछ नहीं है, कुछ विवाद नहीं है। वो तो ठार से जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं। पहले 2009 में भी हमारे ऊपर हमला किया था उन्होंने। प्रॉपर्टी का क्या विवाद है कि 3 भाइयों का हिस्सा है।
अलवर शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाकर पीजी और किराए के मकानों में हॉस्टल चल रहे हैं। संजय नगर और नयाबाद सहित ऐसे कई इलाके शहर में मौजूद हैं। इनमें कमरे किराए पर लेने वाले छात्रों का वेरिफिकेशन जरूरी नहीं समझा जाता। इस वजह से आपराधिक तत्वों की आशंका भी रहती है। गौरतलब है कि अरावली विहार थाना क्षेत्र के नयाबाद से इलाके में हाल ही जमकर बवाल हुआ था। यहाँ पढ़ाई करने आए छात्र अचानक आपस में भिड़ गए। इस बवाल के पीछे की वजह सिर्फ एक छात्र का बैग गायब होना बताया जा रहा है। ऐसे में दोनों तरफ के छात्र सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात कर दी। उधर इस घटना के चलते अरावली विहार थाना पुलिस ने पीजी, कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी संचालकों की बैठक बुलाई। साथ ही कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराने एवं अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि अलवर के संजय नगर में भी कमरा किराए पर लेकर रह रहे अनेक युवक माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इसी कड़ी में दो युवकों में हाल ही कूलर को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद एक युवक ने दूसरे के पेट में चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया था। बाद में उसे जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। गौरतलब है कि अलवर स्टेशन के पास स्थित संजय नगर में सैकड़ों युवक किराए पर रहते हैं। इनमें से अधिकांश को कमरा किराए पर देने से पहले मकान मालिक किसी तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं समझते। कई मौकों पर पुलिस ने स्टेशन के पास स्थित इस कॉलोनी में छापे मारे और साइबर क्राइम या वाहन चोरी के मामले में शातिरों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा वाहन पार होने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। पास से इंदिरा कॉलोनी में भी इस तरह के पीजी चल रहे हैं। यह कारोबार रिहायशी इलाकों में तेजी से फैल रहा है, लेकिन मकान मालिक जिम्मेदारी लेना उचित नहीं समझते। उन्हें सिर्फ भवन का व्यावसायिक उपयोग कर कमाई से मतलब है। छात्र युवक संजय नगर में खासी गंदगी फैलाते हैं, जिसके ढेर यहां लगे रहते हैं। इसके अलावा इन हॉस्टल द्वारा सड़क पर कचरा फेंक दिया जाता है। कई बार शिकायत करने पर भी ना तो नगर निगम इस पर रोक लगाता है, ना ही सफाई कर्मी इसकी सफाई करते हैं। उधर आप देख सकते हैं कि किस तरह यह टैंकर दूषित पानी को बड़े आराम से यहां नाले में छोड़ रहा है। यह नगर निगम अलवर की ओर से संचालित टैंकर है। कहने को तो 11 में एसटीपी आदि प्लांट संचालित है, लेकिन वहां तक इस दूषित पानी को ले जाने में शायद डीजल का खर्च बचाने के लिए रिहायशी इलाके के समीप इस बेहद गंदे पानी को डाला जा रहा है। कुल मिलाकर प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित महकमों की ढिलाई से संजय नगर और नयाबाद जैसे इलाकों में संचालित यह मिनी हॉस्टल सिरदर्द बन चुके हैं। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों को सोनोग्राफी की अव्यवस्था के चलते परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कक्ष नंबर 11 के बाहर सुबह से लाइन में लगने के बावजूद उनका नंबर नहीं आ पा रहा, जबकि कुछ परिचितों और स्टाफ से जुड़े लोगों को प्राथमिकता देकर अंदर भेजा जा रहा है। मरीजों का आरोप है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही और उन्हें बार बार इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। इससे दूर दराज से आए मरीजों और महिलाओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रोगियों के परिजनों ने टोकन प्रणाली लागू करने या फिर कतार के अनुसार ही नंबर लगाने की मांग की है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत है, लेकिन अभी यहाँ है नहीं। यहाँ सोनोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। 3 सोनोलॉजिस्ट हैं, जो कि यहाँ इतने बड़े अस्पताल को देखते हुए बहुत कम है। यहाँ 800 बेडेड हॉस्पिटल है। इसमें जो इंडोर पेशेंट होते हैं उनकी सोनोग्राफी भी करनी होती है। फिर आउटडोर के पेशेंट आते हैं, उनकी भी करनी होती है। जनाना का भी वर्कलोड होता है, जो महिलाएं वहाँ एडमिट रहती हैं। तो व्यवस्था बनाते हुए कार्य हो रहा है और ऊपर हमने जयपुर लिख रखा है। नहीं सर, ये मुख्य कारण क्या है? जो रेडियोलॉजी आते हैं कुछ समय रुकते भी हैं, ये फिर चले भी जाते हैं, ये रुक क्यों नहीं पाते और ये क्या कारण है इस चीज़ का? मैन ये तो राज्य सरकार की तरफ से ही है। जो भी पीजी करता है, पीजी करने के बाद में उससे बॉन्ड भरवाया जाता है और जो भी सरकारी सेवा में आए और रुके, लेकिन जो ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये सोनोग्राफी होनी है। अच्छा, कब की डेट दी आपकी? 23 तारीख की, पिछले महीने की 23 तारीख की। आज 30 तारीख हो गई और अब भी 9 बजे के बैठे हैं। तो आपको कितना समय हो गए बैठे बैठे? 2 घंटे हो गए। 9 बजे के बैठे हैं, अब 11 बज गए और गोविंदगढ़ से आए हैं। तो यहाँ के थोड़ी क्या बोला गया है आपसे? यहाँ पे अभी रुक जाओ, थोड़ी देर हो रही है। और ये क्या बैठे हैं 95 नंबर, वो 92 नंबर से खड़ा।
जानकारों को पहले ले रहे हैं, स्टाफ कोई कोई ले आया उन्हें पहले ले आया स्टाफ को। अच्छा। ऐसे ही पर्ची हमारी 23 तारीख की कटी है, चौथा पिछला महीना की। और आज देखिए तो आज भी सुबह 9 बजे का खड़ा है, अभी तक कोई पिछली तारीख को आज फिर बुलाया है। अच्छा। 2 घंटा बैठे हो गए। अच्छा। अब जो आप स्टाफ वालों को दे रहे हैं और हम बैठा रखें। अलवर की साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि अलवर के अपनागर शालीमार निवासी अशोक गुप्ता के साथ दिसंबर 2025 में करीब 12.5 लाख रुपए की ठगी हुई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। जाँच के दौरान बैंक खातों की निकलवाई गई, जिसमें सामने आया कि ठगी करने वाले गिरोह के तार पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पुलिस जांच में पता लगा कि मुख्य आरोपी बिहार का निवासी है। इस पूरे गिरोह में कुल 7 आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले निवासी उदय कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। पुलिस जाँच में सामने आया कि उसके से बैंक खाता खुलवाया गया था, जिसे साइबर ठग हर महीने लगभग 1000 रुपए किराए के बदले इस्तेमाल करते थे। खाते में आने वाली ठगी की रकम पर आरोपी को कमीशन भी दिया जाता था। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी करने वाला गिरोह गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। साइबर थाना पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के अन्य 7 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये शालीमार निवासी अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। इनके साथ में दिसंबर 2025 में लगभग 12.5 लाख का फ्रॉड हुआ था और तभी से मुलजिम जो है वो अज्ञात थे और उनके बारे में हमें बैंक से जो डिटेल्स प्राप्त हुई उस आधार पर हमने एक आरोपी को डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है। उसके खाते में पारिवारिक के लगभग 1 लाख रुपए उसके खाते में गए हैं। उससे पूछताछ के दौरान बताया कि उसने अपने जो खाता है उसको किसी थर्ड आदमी को किराए पे दिया है, बदले में उसे हर महीने 1000 रुपए वो देता था और फ्रॉड की राशि और उस जिस व्यक्ति को डिटेन किया है उसके पासबुक और ATM वो भी सब थर्ड आदमी के पास में है। इस आदमी ने अपने लालचवश ये फर्जी खाता खुलवाया और जिसके जरिए धोखाधड़ी की जा रही थी। अभी हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, बाकी आरोपियों की तलाश करेंगे, उस आधार पे आगे कार्रवाई करेंगे। सर इसमें कितने आरोपी हैं वैसे अभी लगभग 7 आरोपी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, कुछ MP के हैं और कुछ झारखंड के हैं। एक मुख्य आरोपी बिहार का भी है जिसके बारे में इस आरोपी ने बताया है। इस आरोपी का क्या नाम है जो पकड़ा गया है? ये उदय कुमार यादव है, जिससे हमने सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट UP से, वहाँ पे ओबरा गांव है, वहाँ से हमें इसको पकड़ा है। अलवर जिले के गोंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक स्कूल संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय गोंदगढ़ मोड़ स्थित साहू स्वीट्स की दुकान पर थार गाड़ी में आए 3 बदमाशों ने संचालक गगनदीप सिंह पर बेसबॉल बैट, हॉकी और कांच की बोतल से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। घायल गगनदीप सिंह ने बताया कि उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। ऐसे में तीनों आरोपियों ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद गगनदीप को सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो घर बुलाने आया एक लड़का दुकान पे से, आपके बच्चे को मार गए और आप जाकर किसी ने बताया कि मैं मम्मी फोन देख रहा था और ऊपर से आके मेरे सिर में बोतल मारी है। मारपीट करी? हरियम गुजर है, उनके बच्चे हैं। आगे रहने वाले रामगढ़ के ही है, हमारे बस स्टैंड पे घर है। किस बात को लेके मामला हुआ ये मुझे नहीं मालूम। गगनदीप सिंह नाम है मेरा, रामगढ़ का रहने वाला हूँ। कोई पुरानी रंजिश थी हमारी। 3 लड़के आए, एक हरिओम सन ऑफ हरिराम गुजर,
और 2 लड़के और थे, दोनों ने तो मुंह बांधे हुए थे, उनका तो पता ही नहीं कौन थे। पर वो कैमरे सीसीटीवी कैमरे चेक करूंगा, जब पता चलेगा वो कौन है। और फोन भी ले गए मेरा, और फोन ही ले गए, बस गाड़ी को तो नुकसान नहीं किया। कौन सी गाड़ी में थे आप? मैं ग्रांड विटारा। और वो पता नहीं किस पे आए, पीछे से आए तो मैं तो वहाँ बैठा हुआ था। क्या हथियार थे उनके? बेसबॉल के डंडे थे और पता नहीं क्या कहते हैं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया मेरे को। किस बात की रंजिश चल रही थी आप? ऐसे ही बस कहा सुनी हो गई थी। कितना समय हो गया? हो गया 2-1 महीने। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के सहनपुरी गांव में खेत में बने करीब 6 फीट गहरे डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक को डैम में कूदते दूर खड़े एक व्यक्ति ने देखा था, लेकिन जब तक लोग उसे बचाने पहुंचते तब तक युवक की जान जा चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई राजेंद्र ने बताया कि उनके खेत में सिंचाई के लिए डैम बना हुआ है। उसका भाई 24 वर्षीय मिस्त्री दोपहर करीब 2:30 बजे खेत पर गया था। इसी दौरान वह डैम में गिर गया या खुद कूदा, इसका भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। युवक की करीब 6 महीने पहले सगाई हुई थी और दिसंबर में उसकी शादी होने वाली थी। उसके परिवार में 4 भाई और 1 बहन है। वहीं एएसआई निहाल सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं से हादसे की जांच की जा रही है। मिश्री लाल। उनके पिताजी का नाम? मिश्री मंगल राम। कितनी उम्र थी इनकी? 24 साल। कहाँ के रहने वाले थे? गांव सैनपुर, पोस्ट रटला, जिला अलवर। थाना कौन सा लग रहा है? सदर विजय मंदिर। क्या हुआ था इनके साथ, बताया? ये पानी के डैम में गया था, मतलब कोई पानी वानी पीने गया था, किस लिए गया था, तो इसका पैर वैर फिसला है, किस लिए, तो बाद में पता चला। हम तो खारतल से आया था, हम काम करते हैं घर पे ही पहुँच के। कितना है कि डैम है? डैम की करीबन 20-25 फुट की समथिंग लंबाई। जैसा कि बता रहे हैं कि ऊपर से कूदा है 6 फुट से वो नीचे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता तो है ही, उसमें मोटर चल रही है। तो किस चीज के लिए बनाया हुआ है डैम? वो पानी से जमीन सिंचाई के लिए बनाया गया है। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध खनिज परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। खनिज विभाग के कार्यदेशक पदम सिंह की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 29 मई को चांदपुरा मोड़ के ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रूप से चेजा पत्थर का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। वाहन को डिटेन कर प्रतापगढ़ थाना परिसर में खड़ा करवाया गया है। जांच में ट्रैक्टर पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं मिला। ट्रॉली में करीब 4 टन चेजा पत्थर भरा हुआ था। खनिज विभाग के अनुसार वाहन की कंपाउंड फीस और खनिज रॉयल्टी की 10 गुना राशि सहित कुल 27,200 रुपए की पेनल्टी बनाई गई है। वहीं मामला दर्ज कर जांच एसआई लखीराम को सौंपी गई है। पुलिस फरार चालक और वाहन स्वामी की तलाश में जुटी हुई है। अलवर मेडिकल कॉलेज से संविदा पर कार्यरत 24 नर्सिंग ऑफिसर और टेक्नीशियनों को अचानक नौकरी से कार्यमुक्त करने पर रोष सामने आया है। इन कर्मचारियों का चयन फरवरी 2025 में 2 साल के लिए किया गया था, लेकिन अनुबंध खत्म होने से पहले उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस फैसले से पीड़ित कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। शनिवार सुबह कर्मचारी कॉलेज परिसर में जुटे और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि सभी 24 प्रभावित कर्मचारियों को तुरंत वापस काम पर लिया जाए। प्लेसमेंट एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष यश ने बताया कि वे रोजाना की तरह रात 9 बजे तक अस्पताल में अपना ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी खत्म होने के कुछ ही देर बाद अचानक उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें अगले दिन से जॉब समाप्त होने की सूचना थी। इस अचानक आए फरमान ने सभी 24 कर्मचारियों की नींद उड़ा दी। कर्मचारियों का कहना है कि जब चयन 2 साल के लिए हुआ था तो सिर्फ कुछ महीनों में इस तरह अचानक हटाना सरासर अन्याय है। उधर एडवोकेट सत्यवीर गुर्जर ने बताया कि इस रवैये के विरोध में शनिवार को कर्मचारियों में आक्रोश नजर आया। कर्मचारी नेता यश के नेतृत्व में पीड़ित नर्सिंग ऑफिसर्स और लैब टेक्नीशियनों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये हमें हटा दिए गए लैब टेक्नीशियन और जो नर्सिंग ऑफिसर हैं तो मेडिकल कॉलेज अलवर के द्वारा लगे गए हैं, उन सभी को हटा दिया गया है। 25 जने हैं हम और मैडम के द्वारा एक लेटर निकाला गया है कि आपकी 29 तारीख को सेवा मुक्त किया जाता है, जिसका हमें पता है जीएसएस कंपनी है जिन्होंने हमारा टेंडर ले रखा है। उसका 2 साल का टेंडर है और 25 अप्रैल से 2025 से हम लगे थे और हमें अब बिना कारण बिना नोटिस दिए 2 साल की जगह 1 साल पहले ही हटाया जा रहा है। इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही
प्रिंसिपल मैडम को हमने एक लेटर दे रहे हैं कि हमारा ये जो मामला है इसको तुरंत खुद की तरफ से कार्रवाई करें या उच्च स्तरीय हस्तक्षेप करके हमें वापस लगाया जाए, क्योंकि हम न्यूनतम मजदूर के कर्मचारी हैं। 1.5-2 लाख रुपए में हम क्या नर्सिंग कर्मचारी बन के आते हैं। और कौन लोग हैं जिनको हटाया गया है? इसमें नर्सिंग ऑफिसर है और लैब टेक्नीशियन है। कितने हैं? इसमें 16 तो नर्सिंग ऑफिसर है और बाकी लैब टेक्नीशियन है। कब से ड्यूटी कर रहे थे? कितने समय के लिए लगाया था इनको 2 साल के लिए लगाया गया है। जो टेंडर की शर्त है उसमें 2 साल के लिए लगाया गया था। जबकि हमारा ये जो टेंडर जो पास हुआ था ये 2 साल के लिए टेंडर पास हुआ था। और कल रात को इन जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, इनके पास एक नोटिस आता है कि आप अपनी ड्यूटी से रिलीव होते हैं। जबकि इनको पहले नोटिस देना था, कारण देना था कि आपको इसलिए हटाया जा रहा है। ये कल रात को एक नोटिस आता है कि आपको 29/5/2026 को आप अपनी ड्यूटी से रिलीव किए जाते हैं, जो कि इन छात्रों के साथ, इन नर्सिंग ऑफिसरों के साथ बिल्कुल ही गलत है। और जितने भी ये जो कंपनी है ये असंवैधानिक तरीके से इन नर्सिंग ऑफिसरों, लैब टेक्नीशियन के साथ बहुत गलत कर रही है, अन्याय हो रहा है इन छात्रों के साथ। क्या करेंगे इसके प्रोटेस्ट? इसके लिए अभी हमने हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है उसको ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम हमारे जिला की कलेक्टर आरतिका शुक्ला जी हैं उनको ज्ञापन देंगे। अगर इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जितने भी मेरे भाई नर्सिंग कर्मचारी हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो हमारे इस जो असंवैधानिक तरीके से इन छात्रों को हटाया गया है उनका साथ दे और इसको न्याय दिलाने में आप सभी नर्सिंग ऑफिसर, जितने भी नर्सिंग कर्मचारी हैं वो हमारा साथ दें। क्या नाम आप? अलवर शहर सहित जिले भर में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पत्थर के प्लांट में खेल रहे मासूम बच्चे पर आवारा श्वान ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बालक ऋतिक प्लांट के अंदर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक आवारा श्वान वहां पहुंचा और बच्चे पर हमला करते हुए उसकी नाक को बुरी तरह से नोच डाला। चीख पुकार सुनकर पास में काम कर रही उसकी मां तुरंत मौके पर पहुंची और किसी तरह श्वान से बच्चे को छुड़ाया। परिजन तुरंत घायल बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की नाक पर गहरे घाव आए हैं, जिसके चलते टांके लगाने पड़े हैं। फिलहाल का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का है। क्या कहाँ रहते हो? ये एरिया में रहते हैं सर। क्या काम करते हो? पत्थर वाला काम करते हैं सर। क्या हुआ था बताइए? वो बच्चा खेल रहा था सर तो कुत्ता काट लिया। अच्छा, कहाँ पे खेल रहा था? हाँ खेल रहा था सर। कहाँ पे खेल रहा था? वो प्लांटे में। प्लांट में किस चीज का प्लांट था? पत्थर का था सर। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उसके बाद काटा तो तुरंत लेके चला है बउआ के। उठाया गोदी पर लेके आ गए। कहाँ पे काटा है? कहाँ पे खाया है? यहीं पर नाक पर सर। नाक पे हमला कर दिया? हाँ जी, पटक दिया और एकदम दांत करा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ लेकर आया? डायरेक्ट अलवर आ गए सर। पुरुषोत्तम मास में 31 मई को पूर्णिमा जाएगी। इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान सत्यनारायण की कथा होगी और श्रद्धालु व्रत रखेंगे। पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार इस पूर्णिमा में सिद्ध योग और रवि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। ज्येष्ठ मास, अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास और लौंद का महीना भी कहते हैं, 3 साल बाद कल 31 मई रविवार को पूर्णिमा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। इस दिन मंदिरों और घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। श्रद्धालुओं द्वारा पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा पर कल सिद्ध योग और रवि योग का विशेष शुभ दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। शास्त्रों सिद्ध योग में पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। वहीं रवि योग सभी कार्यों में सफलता और नकारात्मकता को दूर करने के लिए विशेष शुभ माना गया है। यह पूर्णिमा अधिक मास की पहली और आखिरी पूर्णिमा है। पुरुषोत्तम मास अर्थात लौंद मास में इस पूर्णिमा पर पवित्र धार्मिक नदी और सरोवर में, विशेष से गंगा नदी में स्नान करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन घर और मंदिरों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से सुख समृद्धि और धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय प्रभाव के अनुसार कल 31 मई पूर्णिमा पर रविवार को सूर्य वृष राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि आध्यात्मिक उन्नति और धन ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए ज्येष्ठ मास में अर्थात अधिक मास में, लौंद मास में 3 साल बाद कल 31 मई रविवार को
पूर्णिमा का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाएगा और लौंद के महीने में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व शास्त्रों में माना गया है। बहरोड में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में भाजपा अलवर उत्तर एवं अलवर दक्षिण संगठनात्मक जिलों की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संगठन की आगामी कार्य योजना, जनहितकारी विषयों एवं संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वन मंत्री संजय शर्मा, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, भाजपा अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और दक्षिण जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी आदि की उपस्थिति रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि अलवर जिले में पानी और बिजली की समस्या विकट है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही। शहर के 7 ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की समस्या बनी हुई है। सैनी के अनुसार अशोक गहलोत सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम शुरू किया था, लेकिन मौजूदा सरकार के समय धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। सर, गर्मी का मौसम है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की और पानी की बड़ी समस्या है और सरकार ने जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शुरू करने का वायदा किया था उस पर भी अभी कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि चाहे केंद्र में बैठी हो, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे राज्य में बैठी हुई, राजस्थान में भी 2.5 साल पूरे होने पर इनका पता नहीं। हर साल गर्मियों में पता है पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। गर्मी को देख करके जो 6 महीने पहले से पूरा प्रोग्राम चल जाता है कि आगे हमको इस संकट से कैसे उबारना है, लेकिन बीजेपी सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज पानी को लेकर के पूरे किसी इलाके में कोई भी जिला ले लो, अलवर शहर से ले लो, चाहे ग्रामीण ले लो, चाहे जयपुर ले लो, चाहे पूरे राजस्थान में पानी का बहुत ज़्यादा संकट है। पानी को लेकर के लोग बाग सड़कों पर हैं, मटका फोड़ रहे हैं, मंत्रियों को घेराव कर रहे हैं, हर तरह से डिपार्टमेंटों में जा रहे हैं, पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ बिजली की संकट आ रहे, शाम को अचानक ऐसे बिजली जाएगी तो सुबह तक कोई बिजली का नाम नहीं, पूरे रात बिजली गायब है, पूरे दिन गायब हो जाती है। कहीं कोई रिपेयर नहीं हो रही है, कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं खंभे कर रहे हैं इनके, कोई न बिजली की इनकी न सफाई को लेकर के हर चारों तरफ गंदगी फैली है। तो बीजेपी सरकार राज्य में कर क्या रही है? अपना पूरा बजट है खर्च नहीं करते, कहीं समस्याओं पे ये ध्यान नहीं दे रहे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे कर क्या रहे हैं? क्यों मॉनिटरिंग नहीं करते डिपार्टमेंटों की? पानी में समय पे मिले। इन्होंने, आपको ध्यान होगा जब हमारी राज्य सरकार थी, आनंद गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो ERCP का योजना चल रही थी। उसके बाद में जब बीजेपी सरकार आई तो शुरू के 6 महीने में कहा गया हमारा MOU साइन हो गया। तो MOU साइन हो गया 6 महीने में, अभी 2 साल हो गए उन बातों को। कहाँ है वो? धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा, ना पेपरों में, ना टीवी पे, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अभी इन्होंने एक और कराए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, तो उससे भी टैंकरों से पानी ले जाके दे रहे हैं खूब। अभी जयपुर में हमारे कांग्रेसी भाइयों ने घेराव किया था, मुख्यमंत्री के निवास पर गए थे, उनको आश्वासन दिया कि हम टैंकरों से पानी की पूर्ति करेंगे। जयपुर जैसे शहर में जहाँ पानी का ऐसा संकट चल रहा है कि टैंकरों से कर रहे हैं, अलवर शहर में वही स्थिति, पूरे राजस्थान में टैंकरों से कब तक पूर्ति करेंगे? क्यों नहीं स्थायी समाधान निकालते? तो बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में फेल हो रही है, इसमें कोई दौरा नहीं। मैं तो आम जनता से यही निवेदन करूंगा कि ये सबक ये भूले नहीं, और इनको आगे आने वाले कोई भी चुनाव हो, पंचायत के को छोटे बड़े कैसे भी हो, इनको बाहर का रास्ता दिखाए। सर, आप रखते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सरकार को वास्तविक क्या स्थिति है उसकी जानकारी देनी चाहिए और बताना चाहिए जनता को क्या हालात है। नहीं, ये कुछ नहीं बता रहे। बार बार हमारे नेता लोग मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से, सभी नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो इनको ERCP का क्या चल रहा है, MOU साइन हो गया, क्या चल रहा है, आगे धरातल पर क्या स्थिति है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। इनको कोई नहीं बताना, पब्लिक को परेशान नहीं करना है, पब्लिक पूरी तरह परेशान है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, वहीं मोदी सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे भी नहीं है। यही कारण है कि करीबन 1 दर्जन सरकारी विभागों को बंद करने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ लोगों को हर साल सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सैनी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ अपने चहेते उद्योगपतियों के कारोबार को आगे बढ़ा रही है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और मोदी सरकार ये फैसला ले रही है कि कई दर्जनों छोटे डिपार्टमेंटों को बंद करना चाहती है हमेशा के लिए, जो पिछली कांग्रेस सरकारों ने जनता के विकास के लिए देश के हित में खोले थे। ऐसे करीबन कई दर्जन डिपार्टमेंट हैं।
और उनको बंद करने से उनके कर्मचारियों के भविष्य संकट में आ जाएगा और उन योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, हर तरह से देश बर्बादी की ओर जा रहा है। बीजेपी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, बीजेपी सरकार आई है, तब से पता नहीं, दुनिया को पता नहीं है क्या कर रहे हैं। देश को ऐसी स्थिति पर ला के खड़ा कर दिया है कि जो देश का आज भीख मांगने की स्थिति आ रही है। जैसा कि पूर्व में प्रधानमंत्री ने खुद ने घोषणा करी थी कि यात्राएं कम कर दो, सोना मत खरीदो, किसानों को खाद मत दो, इस तरह के ऐसे आ रहे हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो ऐसी तंगी तो हमारी इतनी उम्र हो गई, कभी हमने नहीं देखा। और अब आपके अखबारों के माध्यम से ही अभी कल ही पता लगा है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको ये बंद करने की कगार पर है भारत सरकार। तो पता नहीं, बेरोजगारी का सामना हमारे युवा कर रहे हैं। जो रिटायरमेंट के बाद में जो भी कर्मचारी रिटायर होता है, उसके बाद में जो सीटें होती हैं उनको वैकेंसी को भरते नहीं है, उनको सीटों को ही ख़त्म कर रहे हैं। ये पहले से करते आ रहे हैं मोदी जी। और रोजगार के नाम पर 2 करोड़ साल के रोजगार देने के नाम पर इन्होंने 2 लाख को भी नहीं दे रहे, रोजगार दे नहीं रहे, सीटें खत्म करते जा रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट है, छोटे डिपार्टमेंट, उनको अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि उनको कहीं एक दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज करने का है, उनको खत्म ही कर रहे हैं छोटे विभागों को। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। सनी जी, ये बताइए कौन से डिपार्टमेंट हैं जो आपकी जानकारी में जिनको भारत सरकार बंद करना चाहती है? मैं कुछ नाम है, यूँ तो दर्जनों ऐसे विभाग है केंद्र सरकार के भी है, राज्य सरकार के, जिसमें आयुष डिपार्टमेंट है, लघु सिंचाई है, पुरातत्व विभाग है, इस तरह से मछली पालन विभाग है। ऐसे बहुत से छोटे डिपार्टमेंट है जिनमें छोटे छोटे कर्मचारी लगे हुए हैं। कितना सा खर्चा से फर्क पड़ता है। अगर इतना अगर खर्चा का तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करें ना। जो अपने पूंजीपति अपने दोस्तों को दे रहे लाभ, उनको कम करें। गरीबों को मारने से क्या होगा? तो ये गरीबों को हित में नहीं है, ना बेरोजगारों के हित में, ना किसानों के हित में। इसको तो अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुँचाने के लिए देश में बैठे हुए हैं। सर, आपको लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन अब हालत के वास्तव में ऐसे हो गए कि जो छोटे डिपार्टमेंट हैं या कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। तो इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है देश की आर्थिक रूप से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ तीसरी चौथी कहाँ था, अब तो 10वें नंबर पे भी देश भारत का नाम नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है। जब 2014 से पहले आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर आर्थिक स्थिति सही थी, वर्ल्ड में 3 नंबर पे नाम आता था। अब तो 10वें नंबर पे भी देश का नाम नहीं आ रहा। इतने कर दिया हर नागरिक को, चाहे गरीब हो, पूंजीपति हो, कोई भी आदमी हो, हर एक 2 लाख रुपए से ऊपर तो हर एक आदमी पर कर्जा कर दिया इस आदमी ने। पता नहीं देश को कहाँ बर्बादी की ओर ले जा रहा है। सारे डिपार्टमेंट, आज बड़े बड़े डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सारे तो अपने पहले दोस्तों को बेच चुके। अब छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं, उनको खत्म करने पे तुल रहे हैं। तो ये देश हित में नहीं है। देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। अलवर के ग्राम पंचायत भाकेड़ा का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जर्जर हालत में है। ऐसे में इस पर प्रशासन ने लोक लगवा दिया है और बच्चे एवं अभिभावक परेशान हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा यहां पंच नूर मोहम्मद के निवास स्थान पर लगाई गई जागरूकता शिविर में यह समस्या सामने आई। पीएलवी मुस्तफा खान ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, राष्ट्रीय और स्थायी लोक अदालत सहित पोक्सो अधिनियम को आसान भाषा में समझाया। वहीं पंचनूर मोहम्मद ने बताया कि गांव के राजकीय विद्यालय के कमरा नंबर 1 एवं 5 की छत टपक रही है, टॉयलेट भी उपयोग करने की स्थिति में नहीं है और जगह जगह से सीमेंट एवं चूना आदि झड़ रहा है। स्कूल भवन की जर्जर हालत को देखते हुए पिछले साल 29 जुलाई को विद्यालय को सील कर दिया गया था। साथ ही इसे गांव के दूसरे कोने में शिफ्ट कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार बालिकाओं को दूर स्थित स्कूल भेजने में कठिनाई होती है। वहीं जिला प्रशासन को अवगत कराने जानकारी दी गई कि भवन मरम्मत के लिए बजट दिया जा चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जल्द मरम्मत की मांग उठाई। उधर इस अवसर पर पीएलवी रश्मि वशिष्ठ, अनीता सैनी, मुबीन खान एवं ग्रामवासी तैयब एवं सोराव आदि भी उपस्थित रहे। अलवर के स्केल लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें 3 टीमों ने उपभोक्ता कानून पर पक्ष और विपक्ष में राय रखी। विधि विद्यार्थी तृतीय वर्ष के 125 विद्यार्थियों ने इस आयोजन में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में फल एवं सब्जी मंडी के व्यापारी नेता अभय सैनी थे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्केल लॉ कॉलेज अलवर में विद्यार्थियों को
कानून की शिक्षा सही मायने में प्रदान करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में वकील का बड़ा योगदान है और निश्चित ही एक वकील के जागरूक होने से पक्षकार को खासी विधिक राहत मिलती है। उन्होंने वकील बनने पर ऐसे गरीब व्यक्ति की मदद करने की भी अपील की जो फीस ना चुका सके। वहीं लोक पुलिस के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने भी विचार रखे, जबकि प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सहायक आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी सोनी और डॉक्टर वंदना सैनी, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर सुरेश मीणा एवं डॉक्टर वसीमा आदि की मौजूदगी रही। सरिस्का बाग परियोजना में ST-19 के शावक पानी में अटखेलियां करते नजर आए। गर्मी के मौसम में सरिस्का कोर एवं बफर एरिया के वाटर होल्स में बाघों की मौजूदगी बढ़ गई है। ऐसे में यहाँ इनकी अक्सर साइटिंग हो जाती है। गौरतलब है कि सरिस्का में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो गई है। अलवर में शुक्रवार शाम को तेज अंधड़ से कई जगह पेड़ उखड़ गए और कुछ भवन क्षतिग्रस्त हो गए। महल चौक बुर्जा हवेली के पास शिव मंदिर पर प्राचीन गुलर का पेड़ जड़ सहित उखड़ गया। इस वजह से पेड़ के पास 11,000 kV विद्युत लाइन टूट गई, साथ ही मंदिर के आसपास की दीवारें टूट गई। मेरा नाम मनोज शर्मा है। जो रात के अंधेरा आया था, तूफान आया था, उसमें पेड़ जो है जड़ से उखड़ गया। ये तो सब किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। और ये है कि उसमें लाइट भी बंद थी और 11,000 का जो kV की लाइन जा रही है उसके तारों के ऊपर गिरा और गिरते ही सारा मतलब ये फाल्ट वाल्ट हो गया है और इसको अब ठीक करवा रहे हैं, हो रहा है सब। नगर निगम के द्वारा दीवार वगैरह सारी, हाँ दीवार डोली सारी टूट गई है। इसमें एक मंदिर भी है, शिव मंदिर। हाँ शिवालय है इस मंदिर में और जो है वो भी बच गया, शिवालय बच गया, डोली पे ही वो आ गया सारा। वहीं होली ऊपर क्षेत्र में अंधड़ आने से प्राचीन पीपल के पेड़ का डाला टूट गया। इससे मंदिर की दीवार टूट गई। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन मंदिर एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया। ये अलवर होली ऊपर राधा कृष्ण मंदिर के पेड़ है, अंदर से जो शाम को 5-5 बजे आंधी का तूफान जो आया था वो उससे ये पेड़ एकदम झटके से टूट के और छत पे गिरा और छत से मंगड़ोई टूटी, पर जन हानि नहीं हो पाई। ये बस प्रभु का थोड़ा सा शुक्र रहा और बच गया सारा। पेड़ बहुत बड़ा टूट के गिरा जिससे बड़ी शुक्र से बचे। भगवान ने कृपा किसी तरह का कोई नुकसान हुआ? ऐसा कोई नुकसान नहीं हो पाया, बस प्रभु की कृपा है। मालाखेड़ा में 31 मई को सुबह 10 बजे गुड्डू जी महाराज मंदिर में 84 जाट समाज की बैठक होगी। अध्यक्ष मूलचंद चौधरी ने अलवर जाट छात्रावास में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि इस दौरान बालिका शिक्षा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा, सामूहिक विवाह सम्मेलन और मृत्यु बोध सुधार आदि पर चर्चा की जाएगी। चौधरी के अनुसार अन्य सामाजिक कुरीतियों पर भी चर्चा करते हुए सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर, मालाखेड़ा में जिस तरह से 84 जाट महासभा की मीटिंग रखी है, काफ़ी लोग आएंगे, बड़ी मीटिंग है, आप उसके अध्यक्ष हैं, किस तरह की वार्ता होगी, किस तरह की चर्चा होगी, क्या रणनीति है, आप अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? 84 जाट महासभा की मीटिंग का आयोजन हमने सभी हमारी 84 की समस्त कार्यकारिणी को बुला करके सबसे प्रबुद्धजनों से राय मशवरा कर करके कि भाई समाज जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उन कुरीतियों पर किस तरह से रोक लगाई जाए, इस संदर्भ में ये जो 84 की जो मीटिंग हो रही है जाट समाज की मालाखेड़ा में गुदरी जी महाराज मंदिर में 31 तारीख को, इस पर अधिकतर फोकस एक तो जो समाज जो बच्चों को जो संबंध बिगड़ रहे हैं उस पर रहेगा। दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा पर फोकस करेंगे कि गरीब बेटियों की शादी हो सके ताकि गरीब अमीर सबको समान अधिकार मिले। और तीसरा जो गरीब बेटियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही हैं उनके लिए हम समाज से इकट्ठा करके चंदा शिक्षा उन गरीब बेटियों की शादियों के लिए व्यवस्था करेंगे। तीसरा जो गरीब बेटियाँ पढ़ने में योग्य हैं, जो गरीब बेटे पढ़ने में योग्य हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं या जो गरीबी में हैं, उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए इसमें समाज में चर्चा होगी। और ये बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिन पर चर्चा होगी। समाज को अधिक से अधिक संख्या में पधारने के लिए आह्वान किया गया है और ये एक विशाल सभा होगी, बहुत बड़ी सभा होगी। और समाज की इच्छा है कि समाज कुरीतियाँ बंद की जाएँ, समाज को आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएँ और विकास के गति आगे राह पकड़ी जाए ताकि हमारे जाट समाज में सुधार हो और जाट समाज तरक्की कर सके। तो सामाजिक अगर कुरीतियों की बात की जाए तो एक तो दहेज और एक मृत्यु बोझ, दो बड़ी समस्याएं, आपको लगता है कि दोनों पर भी चर्चा की जाएगी? बिल्कुल चर्चा होगी। मृत्यु बोझ पर चर्चा होगी। मृत्यु बोझ को हम सीमित करने की कोशिश करेंगे। मृत्यु बोझ कई परेशानी आ रही हैं, कई नई व्यवस्थाएँ कर दी लोगों ने, जैसे एक दिन से ही खाना चालू कर देते हैं, उसमें बड़ी समस्या आती है, गरीब आदमियों पर परेशानी आती है। एक मृत्यु बोझ में हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम जैसे मृत्यु बोझ के बाद
जितने भी बहन बेटियों के साथ बहन बेटी आती हैं उन सबको परोसा बांधते हैं। 20-20, 30 परोसा जाते हैं एक गाँव में। उस परोसे का कोई उपयोग नहीं है, उसको कोई खाता भी नहीं है, इसलिए उस परोसे को बंद करेंगे और मृत्यु भोज को सीमित करने की कोशिश करेंगे। दहेज पर भी चर्चा करेंगे कि भाई दहेज को भी कम सीमित किया जाए। सभी पर चर्चा होगी, हर विषय को टच करेंगे, हर विषय पर चर्चा की जाएगी। तो समाज के लोगों की इच्छा है कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा अलवर में लगी हुई है, तो अलवर के जिला मुख्यालय पर कम से कम महाराजा सूरजमल की प्रतिमा होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए बैठक में, जब इतने सारे समाज के लोग आ रहे हैं? बिल्कुल चर्चा करेंगे। आप बहुत अच्छा सुझाव दिया, आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आप बात बताई सूरजमल जी की प्रतिमा की, इस पर हम अवश्य चर्चा करेंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन। कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich
and peaceful library. Practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर जयपुर हाईवे पर नट्टा 12 के समीप शुक्रवार रात्रि सरसों के तेल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में करीब 40 टन सरसों का तेल भरा हुआ था। हादसे के बाद तेल सड़क और आसपास के खेतों में फैल गया। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमीन पर फैले तेल को बोतलों, डिब्बों तथा अन्य बर्तनों में भरकर ले जाने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि टैंकर रात में पलटा था और यह सड़क किनारे बनी दीवार से टकरा गया। वहीं टैंकर चालक भागचंद प्रजापति के अनुसार वह मनोहरपुर से अलवर की ओर सरसों का तेल लेकर जा रहा था। टैंकर में करीब 40 टन तेल भरा हुआ था। इसी दौरान अचानक एक गाय वाहन के सामने आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक के सिर और हाथ में चोटें आई हैं। डंडे में टक्कर दी रात को 10 बजे, उसके कारण ऐसी डंडे पलट के सरसों का तेल था इसमें और सारा फैल गया, नष्ट हो गया। बचाने गाय आ गई थी सामने, गाय आ गई थी। गाय को बचाने के चक्कर में पलटी है। कब की बात है ये 8:30-9 बजे के करीब। अच्छा, शुक्रवार रात। हाँ। तो क्या लेकर आ रहे थे इसमें? तो मस्टर्ड ऑयल है। कौन सा? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल? हाँ जी, ये मनोहरपुर से अलवर जा रहा है। मनोहरपुर से अलवर। कितना बड़ा टैंक था, कितना लीटर? ये 40 टन था इसमें। 40 टन। हाँ। तो मतलब कोई वैसी क्षतिग्रस्त कोई चोट वगैरह तो नहीं है? नहीं, चोट वगैरह थोड़ी बहुत सर में लगी है, यहाँ पर थोड़ी हाथ में लगी है। ग्राम कैरवा जाट स्थित चौधरी चरण सिंह चौराहे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जाट समाज सहायता समिति ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान हंसराज चौधरी, महेंद्र चौधरी, राजेश चौधरी, सुमेर सिंह, मोहन सिंह और नरेंद्र सिंह सहित सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के किसान हितैषी कार्यों और सादगीपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के जागृति युवा मंडल द्वारा विनायक दामोदर सावरकर जयंती समारोह आयोजित हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माय भारत विभाग के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। इस दौरान सावरकर के जीवन एवं राष्ट्रभक्ति पर संगोष्ठी संपन्न हुई। साथ ही धामेड़ा धाम में पौधरोपण, पक्षियों के लिए परिंदे लगाने और युवाओं के बीच क्विज सहित रन फॉर सावरकर दौड़ का आयोजन किया गया। सचिव सुनील कुमार शर्मा के अनुसार प्रतियोगिता में रोहित लोधी एवं मनीष लोधी प्रथम रहे, जिन्हें टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। जिला हैंडबॉल संघ अलवर द्वारा जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। इसमें बालक वर्ग में 60 टीमों ने भाग लिया।
इस दौरान रुंद सीरावासनी स्टेडियम टीम को पराजित कर खिताब जीता। चयनित खिलाड़ी 31 मई से 4 जून तक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। साथ ही इस कैंप में चयनित खिलाड़ी स्टेट टूर्नामेंट में अलवर टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर समापन समारोह के मुख्य अतिथि PR मीणा रहे। साथ ही संकल्प तिवारी, लोकेश सिंह, तेज कुमार, अभिषेक तिवारी, दीपक सिंह तंवर और तेजा यादव आदि उपस्थित रहे। अलवर राज परिवार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कुलदेवी जमवाई माता के दर पर जमवा रामगढ़ पहुंचे। यहां माता रानी की विशेष आरती की गई। साथ ही जमवाई माता सेवा समिति की ओर से जितेंद्र सिंह और उनके परिवारजनों का स्वागत माता रानी का दुपट्टा और तस्वीर भेंट कर किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने देश प्रदेश में समृद्धि और भाईचारे की दुआ की। अकबरपुर क्षेत्र में 2 दिन से बिगड़े मौसम के मिजाज ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। शुक्रवार को भी देर शाम आए तेज अंधड़ और बरसात से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इन दिनों क्षेत्र के किसान खेतों में प्याज का तैयार कर रहे हैं। कई किसानों ने तैयार बीज को खेतों से उखाड़ भी लिया था, लेकिन रात में हुई बारिश के बाद खेतों में पानी भर जाने से अब बीज खराब होने का सताने लगा है। हालांकि मौसम परिवर्तन के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है। फिलहाल बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने से बीज के खराब होने की आशंका बनी हुई है। बड़ों में स्थित जोहड़ वाले हनुमान मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्री सीताराम महाराज 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा का समापन हो गया है। इस अवसर पर आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महंत प्रहलाद गिरी महाराज ने बताया कि महायज्ञ एवं कथा का शुभारंभ 21 मई को हुआ था। समापन दिवस पर 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित श्री राम कथा में संत श्री पुरुषोत्तम शरण महाराज ने भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र एवं विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में समिति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों का सराहनीय सहयोग रहा। भंडारे के दौरान श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज मूर्तिकार बड़ौदा में द्वारा चाव की व्यवस्था भी की गई। साथ ही साधु संतों का सम्मान हुआ। बड़ौदा की चंदा जैन धर्मशाला में श्री दिगंबर जैन पूजन संघ अलवर एवं श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा शिविर लग रहा है। यहाँ श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर 2026 संचालित किया जा रहा है। शिविर में बच्चों एवं महिलाओं को जैन धर्म संस्कृति एवं नैतिक संस्कारों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिविर संयोजक चंदा राम जैन सहित सह संयोजक रविंद्र जैन, नीरज जैन एवं प्रवीण जैन ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को आयोजित सत्र में नमित शास्त्री एवं अनिकेत शास्त्री द्वारा बच्चों को बाल बोध 2 और महिलाओं को 6 डाला का अध्ययन कराया गया। शिविर में वर्तमान में लगभग 40 बच्चे भाग ले रहे हैं। साथ ही रविंद्र कुमार जैन की ओर से प्रसाद वितरण हुआ। वहीं शाम को बच्चों के लिए नारियल घुमाव प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरतल के अध्यक्ष शैलेंद्र व्यास के निर्देशन में सचिव अजित कुड़ी द्वारा स्वयं सिद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आश्रम में रह रहे असहाय और वृद्ध जनों को मिलने वाली सुविधाओं की जमीनी हकीकत को जांचना था। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के नियमों के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करना था। यहाँ आश्रम में उपलब्ध सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं आदि को देखा गया। भौतिक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टरों की नियमित विजिट या जांच शिविर आयोजित नहीं किए जाने की बात सामने आई। बुजुर्गों को बीमार होने पर दी जाने वाली मेडिकल दवाइयां बिना किसी अधिकृत चिकित्सक के परामर्श के सीधे तौर पर दी जा रही हैं। साथ ही यहां सीसीटीवी कैमरों में से केवल 2 ही कैमरे चालू और संचालित हालत में मिले। सचिव अजित कुड़ी ने तमाम व्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने व्यवस्थापक कमलेश कुमार को चेतावनी दी एवं सुधार के लिए निर्देशित किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपोकड़ा में ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर जारी है। यहाँ शनिवार को रंगोली प्रतियोगिता और हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन भामाशाह हरिओम गुप्ता, नरेश जांगड़ और मनोज गोयल ने किया, जबकि रंगोली प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में गीता यादव, शकुंतला और संगीता उपस्थित रही। संस्था प्रधान नीलम यादव ने आयोजन की जानकारी दी। पुष्कर में आयोजित कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रमों के तहत शनिवार को नरेगा श्रमिकों के साथ श्रमदान किया गया। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं राजस्थान और दिल्ली के कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फारकिया पहुंचे। श्रमदान के दौरान नेता प्रतिपक्ष जूली ने नरेगा श्रमिकों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने भाजपा द्वारा मनरेगा को कमजोर करने के प्रयासों का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर पुष्कर के अंदर लगा हुआ है
और आज जो हमारा काम था वो था मनरेगा के अंदर श्रम करने का। हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष ने, एआईसीसी के हमारे सभी पदाधिकारियों ने इसके अंदर श्रमदान किया है। बहुत नजदीक से मनरेगा योजना के मजदूरों के साथ रहने का मौका मिला है। जो स्कीम इस देश के अंदर आई तो विश्व की सबसे बड़ी स्कीम थी रोजगार की गारंटी की, उसको आज इस सरकार ने लगभग खत्म करने के कगार पे लाके छोड़ दिया है। नए 2 वर्ष से मटेरियल का भुगतान हो रहा है, 5-5 महीने से मजदूरों का भुगतान नहीं है, 2-2 साल से मेट का भुगतान नहीं है और एकदम इस स्कीम को ये लोग बंद करना चाहते हैं। अलवर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नटनिका बारा के समीप राजस्थान रोडवेज की मत्स्य नगर डिपो की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 10 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अकबरपुर अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार जयपुर के लिए रवाना हुई मत्स्य नगर डिपो की बस धर्मपुरा गांव के समीप नटनिका बारा क्षेत्र में अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। घटना में चालक रामू योगी, राकेश मुकेश मीणा, संतोष पांडे, बद्री प्रसाद एवं सावित्री देवी सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया। अन्य घायलों का उपचार अकबरपुर अस्पताल में जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सर हम यहाँ से 50 फीट दूर हम TBM लगा रहे थे नहर का, देन साहब के थे तो अचानक से यहाँ नीचे साइड में उतर गई बस, फिर इसमें से एक आदमी का सर फट गया था। क्या मामला? ये राजस्थान रोडवेज की बस थी, अलवर से आ रही थी, जयपुर को जा रही थी। जयपुर तो यहाँ एकदम से आई, आते ही पता नहीं ब्रेक नली फटी है या क्या हुआ है, एकदम से कूद गई और ये सारी बस पलट गई, सारी सवारियाँ गिर गई, कई सवारियों के चोट आई है। मैं अलवर से थाना गाजी जा रहा था और ड्राइवर नींदों में था, बिल्कुल होश नहीं था। गाड़ी आराम से, कोई आगे गाड़ी थी न पीछे गाड़ी थी, और नींदों में झटका लेके अचानक से सीधा नीचे गिरा दिया उसको। कितनी सवारी पूरी गाड़ी भरी हुई थी और बिल्कुल भी होश नहीं था ड्राइवर को, कंडक्टर को कि गाड़ी कहाँ जा रही है। स्पीड थी 60-70 के आसपास थी। विप्र गौरव सम्मान समारोह विप्र फाउंडेशन की ओर से खैरतल तिजारा इकाई द्वारा 31 मई को शाम 4 बजे से भिवाड़ी स्थित द वेदांता फार्मर्स में होगा। इसमें मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वक्ता संस्थापक संयोजक सुशील ओझा रहेंगे। साथ ही कई अन्य अतिथियों की मौजूदगी रहेगी। संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जिला खैरतल तिजारा द्वारा 31 मई 2026 को रविवार को कल विप्र गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10वीं और 12वीं के वो बच्चे जिन्होंने 80% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं वो बच्चे आ रहे हैं। और इसमें जो 2023 के बाद में जो सरकारी सेवा में आए हमारे युवक युवतियाँ विप्र, उनका सम्मान कर रहे हैं, पत्रकार बंधुओं का सम्मान कर रहे हैं। और हमारे इसमें विशेष रूप से ये हमारा कि ब्राह्मण समाज एक जगह एक मंच पे इकट्ठे हों और आपस में मिलजुल कर अपने आगे की समाज को उन्नति देने की दिशा में आगे जो योजना है वो हम बनाएं। और कल जो ये वेदांता में हमारा कार्यक्रम है, इसमें माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय जी शर्मा और हमारे विप्र फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक सुशील जी भाई साहब, हमारे गोपाल जी भाई साहब MLA साहब सिविल लाइन जयपुर, और रामलाल जी शर्मा पूर्व चौमू विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाजपा सहित अन्य विशिष्ट अतिथिगण हमारे यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इस अवसर पर सारे पूरे जिले भर से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, विप्र बंधु हैं, बुजुर्ग हैं, 80 प्लस के आयु वर्ग के जो बुजुर्ग हैं उनका भी हम सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। और मैं समझता हूँ करीब 2 से 2,500 लोगों की जो है गैदरिंग है और उसमें हम सब मिलजुल के समाज को दिशा देने का प्रयास करेंगे और उसमें हमारे जो बड़े अनुभवी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। संपत्ति के बंटवारे में रिश्तों को भुलाया और 8 हुए गंभीर घायल। तिजारा और बड़ौदा मेव में सामने आई घटनाएं। नियमों का मखौल उड़ाकर चल रहे पीजी और हॉस्टल बने सिरदर्द। संजय नगर और नयाबाद सहित कई इलाकों में बिगाड़ा माहौल। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की बदइंतजामी से मरीज हुए बेहाल। रोजाना कतार में लगने पर भी नहीं आ रहा नंबर। और साइबर फ्रॉड के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का किया खुलासा। अलवर साइबर पुलिस ने शातिर को दबोचा।
समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।